गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम पढ़ रहे हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे देश में क्या स्थिति थी, उसके बाद रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद गांधी जी आए। मतलब ये सब चीज़ें जो है फर्स्ट वीडियो में हम नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, स्लाइड्स में भी आप देखते रहिए। द स्वराज पार्टी। अब जो थे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर का मानना था कि अगर हमें ब्रिटिशर्स के साथ फाइटिंग करनी है तो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू ये फाइटिंग करनी चाहिए। कैसे? इसके तहत सी आर दास, मोतीलाल नेहरू जो थे, उन लोगों ने एक अपनी पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था पॉलिटिकल लीडर का लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू हम इनसे फाइटिंग कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा करके या हम अपनी पार्टी बना करके, अभी तक कोई पार्टी नहीं थी हमारे देश में, तो पार्टी बना करके हम इनसे लड़ाई कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई 1922 में। अब जैसे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर जो थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग जो थे ये बहुत ज़्यादा आंदोलन को लेके उग्र थे। मतलब कि आंदोलन करने के लिए ये लोग जो थे, इस टाइप के नेता जो थे वो बहुत अच्छे थे। अब ये जो था, क्या क्या रीज़न थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो शुरू हुआ था, इसको शुरू करने के क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या कारण थे। सबसे पहला हम इसके कारणों में सबसे पहला है साइमन कमीशन ऑफ 1927। 1927 में साइमन कमीशन आया। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे इसकी साइमन कमीशन क्या था। उसके बाद ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 में एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, वो भी इसका सिविल डिसोबीडियंस का कारण था। ये हम आगे इसको अभी पढ़ने वाले हैं। तो साइमन कमीशन देखो क्या था। जो इंडियन मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्होंने एक्सपोज किया कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने एक एक्ट पास किया था 1919 में, इंडियन एक्ट ऑफ 1919। तो जो मेंबर्स थे, इसके इंडियन मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन लोगों ने इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स जो थे इस कानून में, इस एक्ट में बहुत सारे ड्रॉबैक्स जो थे वो उन्होंने निकाले। वो उन्होंने बताए कि भाई इस कानून में, इस एक्ट में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिसके कारण उन्होंने इसको एक्सपोज किया। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड। साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में टू सजेस्ट एनी फर्दर रिफॉर्म। आगे के लिए कोई भी ऐसा रिफॉर्म, कोई भी सुझाव, अपने सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन को बनाया गया। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर। इस कमीशन में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। और इसका चेयरमैन जो था वो सर जॉन साइमन था, जिसके नाम से इसको कमीशन का नाम रखा गया। इंडियन बॉयकॉटेड। इंडियन जो थे, जो इंडिया के लोग थे, उन्होंने इस कमीशन का बॉयकॉट किया। क्यों किया? क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसमें जितने भी मेंबर थे वो कौन थे? वो ब्रिटिशर्स थे सारे। मोर ओवर देयर वॉज नो इंडिकेशन ऑफ स्वराज विच वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडियन। मतलब कि इस कमीशन के थ्रू कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला स्वराज के लिए। मतलब कि जो स्वराज की डिमांड थी, जो इंडियंस की डिमांड थी, इंडियंस की क्या डिमांड थी? स्वराज की डिमांड थी। तो इस कमीशन के थ्रू इनको कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कि जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी इंडियंस की, स्वराज की, वो उनको मिले। विच दिस कमीशन अराइव्ड इन 1928। जब ये कमीशन 1928 में भारत आया, तब क्या हुआ? इट वॉज मीट विद डेमोन्स्ट्रेशन विद बैनर्स। इसके खिलाफ जो है वो बहुत सारे बैनर्स बनाए गए। जैसे कि अभी देखो आगे की स्लाइड में आपको दिखेगा, पिक्चर है साइमन गो बैक, साइमन की, सर जॉन साइमन की फोटो है। तो इस टाइप के बैनर्स जो हैं, इन बैनर से लोगों ने इस कमीशन का जो है वो वेलकम किया था कि साइमन गो बैक, यानी कि वापस चले जाओ। मतलब कि लोगों को जो है इस साइमन कमीशन से कुछ भी फायदा नहीं दिखा, इसलिए इन्होंने इसको
पूरी तरह से बॉयकॉट किया। दूसरा जो रीज़न था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो था ग्रेट डिप्रेशन। अब ग्रेट डिप्रेशन क्या था? द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड। देखो 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके कारण क्या हुआ, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर गुड्स पे, सामान पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। पॉवर्टी इंक्रीज बाय 1930 ड्यू टू हाई टैक्सेस। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो टैक्सेस लगा दिए थे, उन टैक्सेस की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे, गरीबी रेट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये दो कारण थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। 1929 में क्या हुआ था, ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है ये क्यों हुआ था? ये पूरे यूरोप में हुआ था। पूरे यूरोप में इसका प्रभाव यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, जिसका प्रभाव जो है वो इंडिया में भी हुआ था। इंडिया में भी आर्थिक मंदी जो है उस टाइम पे, जो करेंसी थी, देशों की करेंसी थी, वो भी बहुत कम हो गई थी। अब आगे हम बढ़ते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो अब ये तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के कारण थे। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे हुआ था? देखो, सिविल डिसोबीडियंस इज द एक्टिव professed refusal to obey certain law demands and commands of a government or of an occupying international power. Civil disobedience is a symbolic or realistic violation of the law rather than a rejection of the system as a whole. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था बच्चों? देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऐसा एक्टिव प्रोफेशनल रिफ्यूज़ल था, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के नियम कानून हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल किए हैं, जो गवर्नमेंट के कमांड्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स को, उन नियम कानूनों को नहीं मानना है। उन नियम कानूनों को बिना वायलेशन किए उन नियम कानूनों को रिजेक्ट कर देना है, उन कानूनों का रिजेक्शन कर देना है, पूरे ही सिस्टम को मिलाकर, मतलब पूरे सिस्टम में तो पूरे सिस्टम में जो जो अधिकार, जो जो ताकतें लोगों को दे रखी हैं, जो जो मिली हुई हैं, उनको उनका त्याग कर देना है। यानी कि जो जैसे जो पुरानी प्रथा चली आ रही है, उसके बीच में जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रथा शुरू हो गई है, ये इसके नियम कानून शुरू हो गए, उस नियम कानूनों को खारिज करना। तो ये तो था बच्चों आपका सिविल डिसोबीडियंस। अब सिविल डिसोबीडियंस के अंतर्गत क्या क्या मूवमेंट किए गए? सबसे पहला और सबसे बड़ा मूवमेंट था इसमें सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च क्या था? देखो, महात्मा गांधी बिलीव दैट सॉल्ट कुड बी अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द होल नेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द ब्रिटिश स्कॉर्फ एट द आइडिया। महात्मा गांधी का मानना था कि सॉल्ट जो है, नमक जो है, वो एक ऐसा पावरफुल सिंबल है जो कि पूरी कंट्री को, पूरे नेशन को आपस में जोड़ता है। और बहुत सारे लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के मतलब कि महात्मा गांधी की इस बात में उनके साथ थे। Abolition of the salt tax was among many demands which were raised by Gandhi ji through a letter to Viceroy Irwin. अब इस सॉल्ट पे क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने टैक्स लगा दिया था। इस टैक्स के खिलाफ महात्मा गांधी ने, जो वाइसराय लॉर्ड इरविन थे, उनको एक लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने डिमांड की कि जो इस पे टैक्स लगा हुआ है उसको खत्म किया जाए। द सॉल्ट मार्च ऑन दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930। अब उन्होंने लेटर तो लिखा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी जल्दी थोड़ी ना मानने वाली है। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ दांडी मार्च शुरू कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो कौन थे? वो वायलेंस नहीं चाहते थे, वो नॉन वायलेंस थे। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्रोटेस्ट करने के लिए मार्च निकाला। कहाँ पे मार्च निकाला? दांडी। ये मार्च जो था ये स्टार्ट हुआ था दांडी से 12 मार्च 1930 में, ठीक है। He was accompanied by 78 volunteers। शुरुआत में उन्होंने जब ये मार्च शुरू किया तो उनके 78 वॉलंटियर्स उनके साथ थे। वो 24 डेज तक चले और उन्होंने करीब करीब 240 माइल्स का डिस्टेंस जो था वो कवर किया, फ्रॉम साबरमती टू दांडी। साबरमती से लेकर के दांडी तक, साबरमती से उन्होंने शुरू की यात्रा और दांडी में जाकर के ये वो ख़त्म की।
बहुत से लोगों ने उनको ज्वाइन किया उनके रास्ते में। जब वो 240 माइल्स की यात्रा कर रहे थे, उस रास्ते में उनको बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया। और 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी जो है उन्होंने सेरेमोनियल वॉलेंटेड तरीके से इस लॉ को करके ख़त्म करके उन्होंने वहाँ पे जाके नमक जो है वो बनाया। द सॉल्ट मार्च मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यहाँ से सॉल्ट मार्च जो था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगनिंग का एक मार्क था, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो यहाँ से शुरू हुआ था। अब देखो गांधी जी ने क्या किया था, सॉल्ट मार्च किया, जिससे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट मार्च, थाउजेंड ऑफ पीपल। तो बच्चों इस तरीके से गांधी जी ने सॉल्ट बना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल थे, जो नियम था, जो कानून था, लॉ था, उसको तोड़ा था। तो अब इस सॉल्ट मार्च में क्या हुआ था, सॉल्ट मार्च में थाउजेंड ऑफ पीपल ने, मतलब कि देश के अलग अलग जगह पे हजारों की संख्या में लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, कंट्री के अलग अलग पार्ट में। पीपल्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। लोगों ने गवर्नमेंट की जो सॉल्ट फैक्ट्री थी, उन फैक्ट्री के बाहर जो था वो डेमोन्स्ट्रेशन किया था। इसके अलावा जो फॉरेन क्लोथ थे उनका बॉयकॉट किया गया। पीजेंट्स जो थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने रिवेन्यू देने से, यानी कि उन्होंने जो सरकार को पैसा देते थे, टैक्सेस देते थे, उसको देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिज़ाइन, जो गांव में जो ऑफिसर्स थे, इंडियन ऑफिसर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ट्राइबल पीपल वॉलेंटेड फॉरेस्ट लॉ, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उन्होंने जंगलों के नियम कानूनों को वॉलेंट करना यानी कि तोड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो फिर अलग अलग हर देश के हर हिस्से में लोगों ने अपने अपने तरीके से ये करना शुरू कर दिया। मतलब अब जो था लोगों का मेन मोटो था, जो गवर्नमेंट के जो नियम कानून है उनको तोड़ना। गवर्नमेंट के जो नियम कानून बने हुए हैं, जैसे कि आप पीजेंट को रेवेन्यू देना पड़ता था, टैक्सेस देने थे, तो उन्होंने टैक्सेस देने से मना कर दिया। जो जंगलों में रहने वाले जो वो थे, ट्राइबल पीपल थे, उन लोगों ने जंगलों के नियम कानून तोड़ने शुरू कर दिए। तो ये कानून जो है वो इस तरीके से लोग जो है उनको तोड़ने लगे। अब देखो अगली स्लाइड में आप एक पिक्चर देखोगे रिलेटेड सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च से रिलेटेड एक पिक्चर है जिसमें आपको सॉल्ट मार्च करते हुए लोग जो है वो दिखेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये तो इंडियंस ने किया, इंडियंस ने क्या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, लॉन्च कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर नहीं चुप बैठेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो इसके खिलाफ कुछ करेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, आप देखते हैं रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिशर्स। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर। वहाँ उस समय एक ही पार्टी थी, कांग्रेस की पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। This led to violent clashes in many places. Mahatma Gandhi was arrested about a month later. इस चीज़ ने क्या किया, इस चीज़ ने वॉयलेंट को क्लैश कर दिया अलग अलग जगह पे। जो वॉयलेंट था, जो लोग जो थे मतलब लोग जो शांतिपूर्वक काम कर रहे थे, वो अब वॉयलेंट का रूप लेता जा रहा था। और जल्दी ही एक मंथ के अंदर में ही गांधी जी जो थे वो भी अरेस्ट कर लिए गए। पीपल बिगेन टू अटैक द सिंबल ऑफ British rules such as police post, municipal buildings, law courts and railway station. अब लोगों ने जो है, देखो मोटो था महात्मा गांधी का कि वॉयलेंट नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके जो भी आंदोलन हुए वो सब वॉयलेंट का रूप ले लेते थे। लोगों ने शुरू कर दिया, क्या कर दिया, अटैक करने शुरू कर दिया ब्रिटिश रूल पे, ब्रिटिश पुलिस पोस्ट पे, पुलिस के सिंबल्स पे, म्यूनसिपैलिटीज पे, बिल्डिंग्स पे, रोड्स पे, लॉ कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, सब पे उन्होंने आंदोलनकारियों ने अटैक करना शुरू कर दिया, हमला शुरू कर दिया। एवरी वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन अप, अबाउट 10,000 पीपल वर अरेस्टेड, 1 अरेस्टेड। मतलब कि पुलिस जो है वो लोगों को, औरतों को, बच्चों को बुरी तरह से मार रही थी, पीट रही थी। और इस आंदोलन में पुलिस ने करीब 1 लाख लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लिया था और जेल में डाल दिया था। तो ये तो था बच्चों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके बाद एक जो कॉन्फ्रेंस बनी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में पढ़ेंगे। When things began to take a violent turn, Mahatma Gandhi called off the movement. अब
देख रहे हो जैसे कि महात्मा गांधी क्या थे, नॉन वायलेंट थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। अब धीरे धीरे जो है जब मूवमेंट जो है वायलेंट होता होता गया, लोग जो है आक्रोशित हो गए, लोग तोड़ फोड़ पे पहुंच गए, लोग लड़ाई झगड़े पे पहुंच गए, तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट जो है उसको ऑफ कर दिया, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। ही साइंड अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में उन्होंने इरविन के साथ एक पैक्ट जो था वो साइन किया। क्या था? दिस वॉज कॉल्ड द महात्मा गांधी इरविन पैक्ट। इसको गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कहा जाता है। एज पर द पैक्ट, इस पैक्ट के अनुसार गांधी जी एग्री टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग जो गांधी जी थे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए इन लंदन, जो कि लंदन में होना था। ही इन लिव्यू ऑफ दैट द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजन। और इसके बदले में गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने जेल में बंद कर रखा था, उनको वो रिलीज कर देगी, यानी कि उनको वो छोड़ देगी। अब गांधी जी वेंट टू लंदन इन दिसंबर 1931। दिसंबर 1931 में गांधी जी जो है वो लंदन गए। द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड गांधी जी हैड टू रिटर्न विद डिसअपॉइंटमेंट। गांधी जी जो नेगोशिएशन हुआ था गांधी जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, जो बातें हुई, गांधी जी ने उसको खारिज कर दिया, मना कर दिया, और गांधी जी निराश होकर के दोबारा से देश में वापस आ गए। गांधी जी ने उनके नेगोशिएशन को, उनकी बातों को ब्रोक डाउन कर दिया, मतलब कि ख़त्म कर दिया, उनको मानने से मना कर दिया, और वो वापस उदास होकर के, मतलब डिसअपॉइंट होकर के वापस आ गए। अब क्या हुआ आगे? When गांधी जी केम बैक इन इंडिया ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द लीडर वर पुट इन द जेल। अब गांधी जी जब वापस आए इंडिया में तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लीडर्स जो हैं वो हमारे कहाँ हैं? जेल में हैं। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। अब उस समय मैंने जैसे कि पहले बताया था, उस समय कौन सी पार्टी थी? एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। तो कांग्रेस को जो है वो इलीगल घोषित कर दिया गया था। मैनी मेजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट्स। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो जैसे कि मीटिंग्स थी, डेमोन्स्ट्रेशंस थे, बॉयकॉट्स थे, इन सबको भी इलीगल कर दिया गया था। महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। By 1934, the movement had lost its memorandum. गांधी जी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है दोबारा से लॉन्च किया, और इसमें अब 1934 में ये जो है इसने द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स मेमोरेंडम। अब इस मूवमेंट ने दोबारा से 1934 में शुरुआत किया, और इस बार लॉस्ट इस मूवमेंट। तो इस बार जो था, जब जो पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग इस समय जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 में शुरू हुआ था, इसकी जो रफ्तार थी, इसकी जो गति थी, इसकी जो स्पीड थी, वो अब कम हो गई थी पहले के अकॉर्डिंग। क्योंकि लोगों ने देखो, लोगों ने क्या सोचा, एक बार शुरू, अब ये महात्मा गांधी तो ऐसे ही करते हैं, शुरू करते हैं और फिर उसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी शुरू किया था, फिर उसे ख़त्म कर दिया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। अब जैसे प्लांटेशन वर्कर थे, उन्होंने सोचा भाई हमने मूवमेंट किया तो हमें मार पिटाई हुई, तो ये तो बस शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो इसलिए अब जो थी इसकी गति जो है वो धीरे हो गई थी। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक पिक्चर दिखाई दी जाएगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था वो कुछ इस तरीके से हुआ था। अब जो ये 1934 में दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, इसमें इस मूवमेंट में लोगों ने कैसे कैसे पार्टिसिपेशन किया था, इसको हम पढ़ते हैं पीपल परसेप्शन ऑफ द मूवमेंट। इसमें कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले हम देखते हैं फार्मर्स का क्या इसमें योगदान था। फॉर द फार्मर द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। अब जो फार्मर्स थे उन्होंने जो स्वराज की मांग उन्होंने कैसे की? हाई रेवेन्यू के खिलाफ उन्होंने बोल के। व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट बीइंग रिवाइज्ड द फार्मर वर हाईली डिसअपॉइंटेड। जब ये मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले बंद हो गया था, 1931 में बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था बिना किसी इनके डिमांड को पूरे किए हुए, तो लोग जो थे, जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, वो निराश हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे। Many of them refused the participant when the movement was relaunched in 1934.
4 जब ये दोबारा से रीलॉन्च हुआ 1934 में, तो बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया, इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले देखा था कि पहले हमने इसके खिलाफ इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए, मूवमेंट किया, तो इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब कोई भी टैक्सेस जो थे, रेवेन्यू जो थे, वो दोबारा से रिवाइज नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, तो बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब बिजनेसमैन ने क्या किया? द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1920 and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industrial FICC was formed in 1927। ठीक है, 1920 में और 1927 में ये ऑर्गेनाइजेशंस जो थी ये बनी थी। देयर वर द रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट टू ब्रिंग द कॉमन बिजनेस इंटरेस्ट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। इनका जो था, इनका एक मोटो था, ये बनने का रिजल्ट क्या था कि जो भी बिजनेस काम किए जा रहे हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, यानी कि कॉमन तरीके से, यानी कि लोगों की भलाई के लिए किए जाएंगे। फॉर द बिजनेसमैन स्वराज मेंट एन एंड टू ऑपरेसिव कॉलोनियल पॉलिसी। अब जो बिजनेसमैन थे, अब देखो बिजनेसमैन जो थे उनका मानना था कि स्वराज का मतलब ये है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो नियम कानून अपने थोप रखे हैं उसका खत्म होना, जो कॉलोनियल पॉलिसी थी उसका एंड होना। दे वॉन्टेड एन एनवायरमेंट विच कुड अलाउ द बिजनेस टू फ्लरिश। वो ऐसा एनवायरमेंट चाहते थे जिसमें वो अपने बिजनेस को आसान से फ्रीली होकर के उसमें काम कर सकें। दे वर अप्रेसिव ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी एंड ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। वो जो थे वो चाहते थे कि जो मिलिटेंट एक्टिविटी है, यानी मिलिट्री की एक्टिविटी है, सरकार का जो भी उनके ऊपर दबाव है, या ग्रोइंग जो भी सामान वो ग्रो कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसको जो भी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं या जो भी चीज़ें उसको अब जो ये बिजनेस क्लास थे वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, इन चीज़ों से परेशान थे, और जो सोशलिज्म को वो बढ़ावा दे रहे थे वो भी ये नहीं चाहते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये सब चीज़ें बिजनेस क्लास में थी। अब अगला देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यानी कि वो वर्कर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। द इंडस्ट्रियल वर्कर्स शोड ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, मतलब कि मतलब हल्का परफॉर्मेंस दिया, कम परफॉर्मेंस दिया। सिंस इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मूवमेंट। जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो कांग्रेस के पास में थे, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, अभी आपने पीछे बिजनेसमैन पढ़ा था, बिजनेसमैन जो थे वो इनके पक्ष में थे, वो रिवॉल्यूशन करने के उसमें थे, लेकिन फिर भी वर्कर्स जो थे वो इस मूवमेंट से दूर थे, वर्कर्स जो थे वो इस मूवमेंट में नहीं चाहते थे। बट सम वर्कर्स सिलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। लेकिन अभी मैंने बताया था कि कुछ वर्कर्स जो थे वही उन्होंने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस डिड नॉट वांट टू एलिनेट the industrialist and hence preferred to keep the workers demand at bay। कांग्रेस जो थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ वो जो थे वर्कर्स की डिमांड को भी प्रीफर करती थी, और वर्कर्स की डिमांड जो थी उनको भी दोबारा से वापस जो है वो दिलाना चाहती थी। अब वुमेन्स पार्टिसिपेशन, आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स पार्टिसिपेशन क्या था? वुमेन्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर। बहुत बड़े नंबर में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। हाउएवर मोस्ट ऑफ द वुमेन्स वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज इन द अर्बन एरिया एंड फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउसहोल्ड इन द रूरल एरिया। मतलब कि वुमेन्स जो है, वुमेन्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी पार्टिसिपेशन में। जो हाई कास्ट फैमिलीज थी, टाउन्स की, शहरों की, अर्बन एरियाज़ की, उनकी वुमेन्स, और जो गांव में रहने वाले रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड थे, यानी कि जो गरीब किसान थे जिनके पास अपने हाउस थे, अपनी ज़मीन थी, जो रिच पीजेंट थे, सॉरी गरीब नहीं, रिच पीजेंट थे, जो अच्छी जिनकी स्टेटस थी, उन लोगों ने भी, रूरल एरिया की उन महिलाओं ने भी इसमें
पार्टिसिपेट किया। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू गिव एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी टू द वुमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कांग्रेस ने एक बहुत लंबे समय तक किसी भी वुमेन को कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन अपने उसमें नहीं दी, जिसके कारण क्या हुआ, द कांग्रेस वॉज कीप कीन ऑन द सिम्बॉलिक प्रेजेंस ऑफ वुमेन। जिसके कारण कांग्रेस जो है उसने वुमेन की प्रेजेंस उसमें इस रिवॉल्यूशन में वुमेन की प्रेजेंस जो है वो थोड़ी सी कम हो गई। मतलब वुमेन्स ने अब देखो वुमेन्स तो बहुत सारी आ गई थी, वुमेन्स हर क्षेत्र से आ गई थी, लेकिन कांग्रेस जो थी वो इनको एक सिंबॉलिक प्रेजेंस ही इनकी चाहती थी। वो इनको कोई भी स्पेशल पद या स्पेशल वो स्टेटस जो है वो नहीं देना चाहती थी। तो इसलिए ये वुमेन्स का ये पार्टिसिपेशन था। अब तो बच्चों इस तरीके से वुमेन का पार्टिसिपेशन जो था वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दोबारा से रिलॉन्च हुआ था उसमें इस तरीके से था। बट कांग्रेस जो है वो ज़्यादा इसको प्रेफरेंस कांग्रेस जो है वो इसको सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से ही चाहती थी। अब आगे हम पढ़ते हैं द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो शुरू हुआ था इसकी क्या क्या लिमिट्स थे, क्या क्या इसके वो थे, परेशानियाँ थी। सबसे पहला है पार्टिसिपेशन ऑफ दलित। ठीक है, अब दलित एक वर्ग ऐसा था जिनका कैसे पार्टिसिपेशन था। मैनी दलित लीडर वांटेड अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द दलित कम्युनिटी। अब दलित जो थे वो दलित, अब जैसे कि अब हमारे देश में रिजर्वेशन हो गया, सारी जातियां समान हो गई, लेकिन पहले जो थी एक जाति थी दलित की जाति। तो दलित के जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि इनको जो है एक डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिया जाए, यानी कि इनको एक अलग से वो दिया जाए ताकि जो दलित की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। मतलब जो भी दलित के सामने जो जो प्रॉब्लम थी उनको ख़त्म किया जाए। दे डिमांडेड रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उनकी डिमांड, सबसे पहली डिमांड ये थी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें उनको रिजर्व सीट्स दी जाए एंड सेपरेट इलेक्ट्रोल फॉर दलित्स, और दलित्स के लिए इलेक्ट्रोल प्रोसेस भी जो है वो अलग किया जाए। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लिमिटेड, और इन चीज़ों पे किसी का ध्यान नहीं गया। तो इन सब कारणों से जो दलित थे उनका पार्टिसिपेट जो है इसमें कम हो गया था, क्योंकि उनकी डिमांड जो थी उनकी डिमांड की तरफ किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, या इनकी डिमांड्स जो थी वो नहीं पूरी हो पाई, जिसके कारण दलित जो थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत कम पार्टिसिपेशन किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930। अब डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई दलित डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930s में। ही क्लैश विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। अब वो महात्मा गांधी के साथ जो थे सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में इस इशू पे कि उनका जो इलेक्टोरेट है दलित्स का इलेक्टोरेट उसको सेपरेट कर दिया जाए, इसमें क्लैश हो गया। मतलब कि महात्मा गांधी के साथ सामने जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे और उनकी डिमांड थी कि इनको जो है वो अलग से इलेक्टोरेट दिया जाए, तो इस चीज़ पे दोनों में क्लैश हो गया, यानी कि दोनों में बहस जो थी, दोनों में तो दोनों में महात्मा गांधी में और बी आर अम्बेडकर में इस बात को लेकर के क्लैश हुआ। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, ये तो था पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स। अब पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, मुस्लिम्स का क्या पार्टिसिपेशन था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम बिकेन एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। ठीक है, जैसे कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया था या उसको वापस ले लिया गया था, तो मुस्लिम का जो एक लार्ज सेक्शन था, बहुत बड़ा सेक्शन जो था, वो कांग्रेस से एलिनेट हो गया, हट गया था। फ्रॉम द मिड 1920s 1920 के मिड में द कांग्रेस वॉज मोर विजिबल एसोसिएशन विद द हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप। ठीक है, 1920s में कांग्रेस को जो है एक हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के रूप में माना जाने लगा या देखा जाने लगा कि हिंदुज़्म को वो ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ही वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट।
अब इनकी भी डिमांड थी कि जो मुस्लिम है उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, बट ही वॉन्टेड रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम इन द सेंट्रल असेंबली। और लेकिन ये चाहते थे कि जो सेंट्रल असेंबली है उसमें मुस्लिम को रिजर्व सीट दी जाए। तो इनकी डिमांड जो थी, इनकी डिमांड भी ऐसे थी। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से ये जो थे, ये इस सिविल जो दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च हुआ था उसके ये लिमिट्स थे, क्योंकि पार्टी उस टाइम पे एक ही थी, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जो थी उसको कहीं ना कहीं हिंदुज्म के रूप में देखा जाने लगा। तो जो हमारे देश में रहने वाले दलित लोग थे, जो हमारे देश में रहने वाले डिप्रेस क्लास थे, जो हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम लोग थे, वो कहीं ना कहीं इन मूवमेंट से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी डिमांड जो थी, उनकी अलग डिमांड थी। वो अपने आप को अलग चाहते थे कि हमें जो है, हमें एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मिले, रिजर्व चीज़ें मिले, रिजर्व सीट मिले, रिजर्व इलेक्टोरेट मिले। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लिमिट कर दिया। ये इन चीज़ों के लिए, ये चीज़ें जो थी, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज़्यादा समय तक नहीं चला पाए। तो इस तरीके से ये हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो यहाँ पे होता है ख़त्म, और ये वीडियो भी हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। पहली वीडियो में हमने पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट और रॉलेट एक्ट हमने पढ़ा। दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कि एक साथ जो सेंस होता है, जो एक साथ सबको लेकर के चलता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है वो दोबारा से स्लाइड्स को देखें, पॉज करके सुने और स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू।